Good morning, students. Earlier we had discussed meaning of financial management. Now today's topic is financing decision. Financial decision refers to decision concerning financial matter of the business firm. There are various financial decisions that the firm make to maximum shareholder wealth. Financial decision making is a concern with the three broad decisions which are as under. Like first is investment decision, second is financing decision, and third is dividend decision. First decision is investment decision. What is an investment decision? They are known as a capital budgeting decision. A firm resources are scarce in comparison of requirement, so the firm should investment in the manner which generate highest possible return for their investment. लाइक जैसे आज अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करें कि हमें हायर रिटर्न मिले. एक्चुअली एवरी इन्वेस्टर एवरी पर्सन वांट टू द हायर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. लाइक जैसे आज मैं भी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे हायर रिटर्न मिले, है ना. लाइक जैसे मुझे 20%, 25%, 30% जहाँ डिविडेंड मिलता होगा या जहाँ मुझे उसका रिटर्न मिलता होगा, इंटरेस्ट मिलता होगा, मैं उसी जगह इन्वेस्ट करूंगा, है ना. यानी कि एक्चुअली जहां हमें हायर रिटर्न मिलता है हम उसी जगह मूव आउट करते हैं. पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर रिटर्न हायर होता है तो रिस्क भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है ना. बिकॉज 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था मोर रिस्क मोर गेन. अगर हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हायर रेट से गेन रिसीव हो, हायर रेट से रिटर्न रिसीव हो, तो हमारा रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन. आई रिपीट, long term investment known as capital budgeting decision and short term investment known as working capital decision. स्टूडेंट दो तरीके के डिसीजन हुए. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल. लॉन्ग टर्म डिसीजन इंक्लूड द फिक्स एसेट डिसीजन, यानी कि जो हम लोग एक्चुअली जो हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट हम फिक्स एसेट्स में करें, है ना. तो और कौन कौन सी एसेट्स में कितना करें, लाइक फर्नीचर में कितना करें, मशीनरी में कितना करें, बिल्डिंग में कितना करें, इट्स कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. वर्किंग कैपिटल डिसीजन लाइक एज ए इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स लाइक कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एक्सेट्रा, ना. अगर अपन इनमें कितना अमाउंट हमारा रहेगा, यानी हम कितनी इन्वेंट्री होल्ड करके रखें, कितना क्रेडिट अलाउड करें डेटर्स को, है ना, कितना कैश हमारे पास इन हैंड रहना चाहिए, यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल डिसीजन. वर्किंग कैपिटल डिसीजन. फर्स्ट, capital budgeting decision. These decisions relate to the decision taken in the investment in fixed assets. Such decision involve the commitment for long term. Clear, है ना. डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, लाइक जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना. सच कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वेरी फर्स्ट, लाइक जैसे अपन बात करें, दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर द लॉन्ग रन. सेकंड बात करता है कि देखो दीज डिसीजन नॉर्मली इन्वॉल्व्स द ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स. एंड थर्ड, दीज डिसीजन एज रिवर्सेबल एक्सेप्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट. देखो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड. जो सारे ये तीन पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनना. फर्स्ट मैंने क्या बोला, दे इफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, यानी कि एक्चुअली अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करता है कि आज अगर हम लोग फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, तो एक्चुअली एक बार ऐसा तो है नहीं कि हमने आज इन्वेस्टमेंट किया तो वापस हम बार बार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे. फिक्स एसेट्स में तो हम लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना. तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करता है कि एक्चुअली हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, दीज डिसीजन नॉर्मली इन्वॉल्व द ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स, क्योंकि एक्चुअली फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अमाउंट भी क्या होता है, बड़ा होता है ना. तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, दीज डिसीजन आर इनरिवर्सेबल एक्सेप्ट एज ए ह्यूज कॉस्ट. अगर मान लो अगर हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाइक हमने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया,
बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट कर दिया, फर्नीचर में भी कर दिया, अब हमें लगता है कि नहीं यार हम इस बिज़नेस को नहीं चला पाएंगे, हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो उसको अगर अपन वापस इरिवर्सिबल करते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल मतलब उन सबको वापस वाइंड अप करके कुछ नया सोचते हैं, तो ये ध्यान रखना उसके लिए हमें ह्यूज कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि फिक्स एसेट्स इमीडिएट मार्केट में सेल नहीं होती है, और अगर सेल होती है तो हैवी लॉसेस के साथ, ह्यूज लॉसेस के साथ सेल होती है, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? तो इसलिए जब भी कैपिटल डिसीजन लेते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सेकंड इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। दीज डिसीजंस रिलेट टू द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स लाइक कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एक्सेट्रा। दीज डिसीजन इफेक्ट द डे टू डे वर्किंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो डे टू डे बिजनेस की जो वर्किंग होती है ना, यानी लाइक लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, उस पर ज़्यादा मैटर करता है ना। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, है ना, ये तीन चीज़ें जो होती हैं ना, ये यानी कि लाइक अपन बात करें कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री और रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब डेटर्स मैनेजमेंट जिसको अपन कहते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करें, देखो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस में हमें इफेक्ट करते हैं हमारी कैपिटल बजटिंग को। लाइक जैसे अपन बात करें, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट इज कैश फ्लो कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कह सकते हैं, कैश फ्लो ऑफ वेंचर कह सकते हैं, वेंचर मतलब बिजनेस, है ना। व्हेन एन फर्म टेक अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट, it's except for generate some cash flow over a period. These cash flow are in the form of series of cash receipts and payment over the life of investment. Such cash flow should be carefully analyzed before making a capital budgeting decision. यानी आज अगर अपन कोई भी चीज़ अपन डिसीजन करें, देखो कैश फ्लो का मीनिंग तुम लोगों ने अकाउंटेंसी में डिस्कस किया होगा। कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो इन्वॉल्व द टू एक्टिविटीज, फर्स्ट इज ए इनफ्लो ऑफ कैश एंड सेकंड इज ए आउटफ्लो ऑफ कैश। हाँ, activities can be classified in three part: cash flow, operating activities, investing and financing. अपन यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी कर रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, है ना। जब भी हम लोग कैश का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं तो अपने पास क्या होता है? या तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा या आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। इनफ्लो ऑफ कैश तभी होता है जब एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं, है ना, या उससे कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास इनफ्लो का। बाकी अदरवाइज हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। और जब हम एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला हमें क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश हमें उसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो जब भी हमने एक बार अगर अपने कैश फ्लो का आउटफ्लो कर दिया तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें अमाउंट जो होता है वो ह्यूज अमाउंट होता है, यानी छोटे छोटे अमाउंट्स नहीं होते। लाइक जैसे एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुम लोगों ने देखा होगा किससे रिलेट होती है? फिक्स एसेट से रिलेट होती है। क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो होती है वो कहाँ चली जाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है? हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स का ही ट्रीटमेंट होता है ना। तो वहाँ पर अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यानी कि और एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स कि उससे हमारी कितनी इनकम जनरेट होगी, है ना। लाइक जैसे आज अपन बात करें कि आज कितना % हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये मैटर कहाँ करेगा? कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि आज अगर हमने कोई आउटफ्लो ऑफ एसेट्स किया है, आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे कितना रिटर्न हमें मिल पाएगा, ये हमारा कैश फ्लो पोजीशन डिसाइड करता है। क्लियर? सेकंड, तो सेकंड आता है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब द फर्म शुड कंपेयर, सेकंड इज रेट ऑफ रिटर्न मतलब द फर्म शुड कंपेयर द रेट ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। लाइक जैसे अपन बात करें, इफ 10% रिटर्न इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट ए एंड 12% फ्रॉम बी। अगर देखो मान लो कोई ए प्रोजेक्ट है वो हमें 10% रिटर्न दे रहा है, पर बी प्रोजेक्ट है वो हमें दे रहा है 12% दे रहा है, तो हम किसके लिए मूव करेंगे? देन फर्म डेफिनेटली प्रीफर प्रोजेक्ट बी। किसको प्रीफर करोगे आप? बी को करोगे, है ना। यानी अब जैसे हम लोग अगर स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल लिया वो क्या लिया? जैसे वेंचर ए इज गेटिंग 10% रिटर्न एंड वेंचर बी इज 15%, तो किसके लिए प्रीफर करोगे? देन वन मस्ट प्रीफर प्रोजेक्ट बी। यानी जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है हम उसकी तरफ मूव आउट कर जाते हैं। क्लियर? थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यानी कि इन एडिशन टू द कैश फ्लो एंड रिटर्न देयर आर द वेरियस अदर क्राइटेरियाज विच आर कंसीडर बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, है ना। यानी कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग चूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब कि कितना अमाउंट हम लोग किस किस एसेट्स में लगाएं, है ना। टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है,
उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी हमें देखना है ना। तो यानी आज हम कोई भी चीज़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम उसको देखेंगे कि किस किस अमाउंट में हम इन्वेस्ट करें। लाइक जैसे आज अपन फर्नीचर में कितना इन्वेस्ट करें, प्लांट एंड मशीनरी में कितना करें, बिल्डिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करें, और उन पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें कितना रिटर्न मिल रहा है ना। ये सब चीज़ें हमें देखना है। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्लियर। तो ये जो हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, ये कौन सा था हमारा फर्स्ट डिसीजन, लाइक अपन इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना। सेकंड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्सेज एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेज फॉर फाइनेंस। मतलब कितने सोर्सेज हमारे पास है कि जहाँ जहाँ से हम फंड जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये कि किससे कितना जनरेट करें। लाइक 11th क्लास में हमने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ा था स्टूडेंट, याद हो तो हम लोग क्या कहते थे, बिजनेस कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं, यानी कि दो फंड, दो सोर्सेज उसके पास, एक ऑनर्स फंड और एक बोरोड फंड। याद है तुम लोगों को? ऑनर्स फंड को हम क्या कहते थे, शेयर होल्डर्स फंड कहते थे, है ना। और बोरोड फंड, दो जगह से एक फर्म क्या कर सकती है, अपना फंड जनरेट कर सकती है ना। और ऑनर्स फंड में हमने क्या पार्ट देखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। और बोरोड फंड में लाइक जैसे अपन ने देखे थे कई सारे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अदर जो बैंक लोन्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन हो गए, मोर्गेज लोन हो गए, ये सारा किसका पार्ट हो जाता था स्टूडेंट, बोरोड फंड का। याद होगा, एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी, है ना। तो यानी एक्चुअली जो अपन बात करें तो दो तरीके के फंड्स हम जनरेट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट इज ए ऑनर्स फंड एंड सेकंड इज ए बोरोड फंड। और इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना कि बेटा देखो, बोरोड फंड हमेशा क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। बोरोड फंड हमेशा क्या होंगे, रिस्की होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर रिस्की क्यों होंगे? बोरोड फंड आर मोर रिस्की एज दे इन्वॉल्व द कमिटमेंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। एक्चुअली इनके साथ दो ऑब्लिगेशंस चलते हैं बोरोड फंड के साथ। फर्स्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये क्या होता है, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तुम लोगों ने अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें पढ़ा होगा चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड सेकंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या था, वहां पढ़ा था तो कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो भी वो पे करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर एप्रोप्रिएशन का मतलब फर्म के पास प्रॉफिट है तो ही फर्म देगी, अदरवाइज नहीं है तो नहीं देगी। लाइक जस्ट अपन बात करें, चार्ज की बात करूं तो मैं कहता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल, अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देगा या नहीं देगा? होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। इट्स कॉल्ड क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। पर अगर अपन बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन जहां रन कर रहे हैं उसका रेंट, सैलरी टू स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है, चार्जेस हैं। चाहे हम लोगों के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो, क्या हमें पे करना है, नहीं करना है? 100% पे करना है। अगर हम लोग रेंट पे नहीं करेंगे तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, हमें कहेगा साहब आप अपनी शॉप लीव आउट कर दो, यानी आप उसको बंद कर दो, वाइंड अप कर दो। हमें एक तो किराया चाहिए ही चाहिए। सैलरी स्टाफ को नहीं देंगे तो क्या स्टाफ आएगा, कल से स्टाफ बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देगा। बैंक को हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे या लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैंक हमें ऑक्शन पर लेकर चला जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, चार्ज है ना। तो बोरोड फंड के साथ हमेशा क्या होता है, चार्ज का ऑब्लिगेशन चलता ही है। यानी ऑब्लिगेशन दो गए, एक तो इंटरेस्ट का पे करना है और एक फिक्स टाइम के बाद हमें क्या करना है बेटा, रीपेमेंट करना है ना। तो ये पे हमारे साथ होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रिस्की कहते हैं। पर जनरली ऑनर्स फंड क्या होता है, लेस रिस्की होता है, बिकॉज देयर इज ए नो सच कमिटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनके साथ ऐसा नहीं है, डिविडेंड क्या करेंगे, डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, है ना। तो इट मीन्स हमारे पास अगर प्रॉफिट होता है तो ही हम डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहां पर ऑनर्स फंड लेस रिस्की होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो हमेशा ध्यान रखना कि फाइनेंसिंग डिसीजन में स्क्रीन पर हो सकता है तुम्हें नोट्स नहीं दिख रहे होंगे, बट मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसको ध्यान रखना इसमें। यानी बोरोड फंड हमेशा रिस्की होता है ना, पर ऑनर्स फंड हमेशा क्या होता है बेटा, लेस रिस्की होता है। बट एक चीज का बेनिफिट भी है हमारे पास बोरोड फंड का। बोरोड फंड जनरली कंसीडर एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपेस्ट फॉर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे हुआ, बिकॉज इस पर क्या करना है, केवल आपको इंटरेस्ट पे करना है और वो टैक्स में से क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, ये क्या बता रहे हो आप, टैक्स में से डिडक्टेबल? तो इस चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पार्ट आएगा जिसमें हम देखेंगे ईबीआईटी करके एक फॉर्म होती है, ईबीआईटी में से लेस हम इंटरेस्ट करते हैं, देन उसके बाद टैक्स लगता है। यानी इंटरेस्ट इज ए ट्रीटेड एज टैक्सेबल, सॉरी डिडक्टेबल आइटम।
डिडक्टेबल आइटम मतलब टैक्स लगने से पहले ही हम उसको इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, तो यानी क्या हो गया, इनकम टैक्स इस पे इसको छूट मिल जाती है, डिडक्ट हो जाता है ना, डिडक्शन मिल जाता है। हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तब तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। बट अभी इतना याद रख लो कि जो क्या है कि चीपेस्ट फॉर्म क्यों कहा, क्योंकि डिडक्टेबल एक्सपेंसेस फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, है ना। और जबकि अपन बात करें ऑनर्स फंड की बात करें तो ऑनर्स फंड के साथ क्या चलता है, फ्लोटेशन कॉस्ट चलती है ना। एक्चुअली ऑनर्स फंड को जब हम जनरेट करते हैं तब हमें क्या करना है, प्रॉस्पेक्टस भी इशू करना है, हमें उसके ऊपर ब्रोकरेज भी पे करनी है ना, सेबी से भी परमिशन लेनी है, तो इनकी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट इसके साथ चलती है, इसलिए उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो तुम कहोगे सर हमेशा फिर तो फंड बोरो ही कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा भी नहीं होता है कि हमेशा अपन बोरो ही करें, क्योंकि हमें तुमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, तो वहां पर रेशियो एनालिसिस में क्या देखा, डेब्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी। अगर हमने डेब्ट इंक्रीज कर दी, इक्विटी करी नहीं, तो क्या होगा, सॉल्वेंसी हमारे बिजनेस की बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तुम लोगों ने पढ़ा है, देखो एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करो, देखो मैंने पार्टनरशिप को भी लिंक किया, रेशियो एनालिसिस को भी किया, कैश फ्लो को भी किया, बिजनेस भी पढ़ा रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट भी अकाउंटेंसी और बिजनेस को भी मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो प्रैक्टिकल चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, तो हमें अकाउंटेंसी के साथ भी इसको लिंक करना पड़ेगा और चैप्टर्स के साथ भी लिंक करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखो कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करना है। तो हम लोग जब भी आंसर करें ना, तो एक ही हम सोर्स ना लेके चले, हम बहुत सारे सोर्सेज दिमाग में लेके चलें, तो ईजी लगेगा हर चीज, है ना। तो चलो अब अपन इसके फैक्टर्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट। देखो पहले मैंने बोला कौन कौन सी चीज ध्यान रखनी, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। अब उसी के फैक्टर देख रहे हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो फर्स्ट क्या आया, कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज अ डिफरेंट, है ना, हर सोर्स की क्या होती है, कॉस्ट अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ डेब्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ डेब्ट टू बी यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट इज लेस देन मोर डेब्ट इज प्रीफर्ड एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर मान लो हमारी बात, सिंपल सी बात मान लो, क्या कहते हैं, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब अगर लेस है, लाइक जस्ट मान लो हमारे डिबेंचर्स या बैंक हमें जो लोन दे रहा है वो 8% 9% पे दे रहा है, और इक्विटी पे अगर हम लोग मार्केट में इक्विटी इशू करते हैं, यानी कि हम लोग अगर ऑनर्स फंड इशू करते हैं, तो हमें उस पर 12% डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो बताओ किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे, नेचुरल सी बात है हम डेब्ट प्रीफर कर लेंगे, क्योंकि डेब्ट पे हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, 9%, और ऑनर्स फंड पे कितना करना है, इक्विटी पे कितना करना है, ऑनर्स फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं ना, ये याद रखना। तुम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा 11th क्लास में, और फिर इसके बाद अपने बिजनेस में भी पढ़ा था, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, क्लियर। तो हम लोग बात करें, स्टूडेंट क्या बात कर रहे थे कि अगर डिबेंचर पर इंटरेस्ट देते हैं हम लोग 8% 9% इंटरेस्ट देते हैं, और बैंक इक्विटी को जो इशू कर रहे हैं वो 12% पे कर रहे हैं, तो किसको प्रीफर करोगे, नेचुरल सी बात है साहब डेब्ट को इशू कर लेंगे, है ना। और अगर मान लो इन केस डेब्ट ज़्यादा है, मान लो आज है ना मार्केट में स्लम चल रहा है, और क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो तो 8% पे ही है, पर जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो केवल 6% है, 7% है, तो क्या करोगे, इक्विटी इशू कर लोगे, यानी खुद के पैसे पे केवल 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, और मार्केट में 8% पे लेना है, तो क्या कर लोगे बेटा, हम 6% वाला पैसा यूज करेंगे। इट मीन्स कॉस्ट मैटर करता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या किसकी तरफ मूव करेंगे, इक्विटी की तरफ मूव करेंगे, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट लेस है तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे, डेब्ट की तरफ मूव करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड इज रिस्क। सॉरी, तो सेकंड इज रिस्क। रिस्क क्या है हमारे पास, द रिस्क एसोसिएट विद डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट। एवरी बिजनेस फेसेस टू काइंड ऑफ रिस्क। फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क, लाइक जिसको अपन कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक जैसे रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। ये फिक्स कॉस्ट होती है, हमें पे करना ही करना है। मैंने अभी एग्जांपल लिया कि अगर हम लोग रेंट पे नहीं करेंगे बिल्डिंग खाली करनी पड़ जाएगी, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करेंगे तो लॉस हो गया, तो उस टाइम हमें बियर करना पड़ेगा। आज इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है, स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे तो स्टाफ नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लोग अपना कनेक्शन कट करके चले जाएंगे। इट्स कॉल्ड, ये क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारी, है ना। और दूसरी आती है हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि जिसमें क्या आ जाता है, रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ये जो आते हैं हमारे पास, ये क्या होती है, फाइनेंशियल रिस्क होती है ना। तो टोटल रिस्क डिपेंड ऑन द बोथ ऑफ द बिजनेस रिस्क। ये जो टोटल रिस्क है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, ये दोनों रिस्क पे डिपेंड करती है, लाइक ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों पर डिपेंड करती है ना। इफ
अ फर्म बिजनेस रिस्क इज लोअर देन कंपनी मे फेस फाइनेंशियल रिस्क, है ना। तो मोर डेब्ट कैपिटल कैन बी इशूड, यानी कि एक्चुअली अगर मान लो कंपनी बिजनेस के पास ऑपरेटिंग रिस्क कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ रही है, तब तो आप क्या कर सकते हो, आप लोन्स ले सकते हो, यानी डेब्ट इशू कर लो। पर अगर आपके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, यानी आपकी सैलरी ज़्यादा आ रही है, आपकी रेंट भी आपको पे करना पड़ रहा है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तब आप क्या करोगे बेटा, आप लोग कैपिटल इशू कर दोगे, यानी इक्विटी इशू कर दोगे, है ना, यानी ऑनर्स फंड की तरफ मूव करोगे। समझ में आई मेरी बात? वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर जस्ट सपोज बिजनेस में रेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी कम है बिजनेस में, तब तो आप डेब्ट इशू कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन ले सकते हो कि हम इंटरेस्ट पे करने की कंडीशन में हैं, है ना। पर ऑलरेडी अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो अगर आपने डेब्ट इशू कर दिए तो क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, यानी आप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस टाइम क्या कर लेना चाहिए, हमें ऑनर्स फंड इशू कर देना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन यानी कि अगर मान लो अ कंपनी विद द स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डेब्ट, है ना। यानी कि अगर मान लो हमारे पास रेगुलर कैश फ्लो है, अगर हमें लगता है कि नहीं भैया हमें हमेशा कैश फ्लो इजीली मिल रहा है, यानी इनफ्लो ऑफ कैश है, तब तो आप क्या कर सकते हो, आप बोरोड फंड दे सकते हो, क्योंकि आप इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में कर सकते हो। बट आपके पास रेगुलर कैश इनफ्लो नहीं है ना, आपको अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग अगर कैश हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तब आपको क्या कर देना चाहिए, ऑनर्स फंड इशू कर देना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड पे करोगे तो क्या करोगे, आप कैश में पेमेंट करोगे, है ना। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, अगर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, देखो आज कंपनी पे कंट्रोल किसका है, ऑनर्स का। ऑनर्स कौन है, इक्विटी शेयर्स, है ना। अगर इक्विटी शेयर्स को लगता है कि नहीं यार हम लोग अपना कंट्रोल किसी के साथ डिलीबिट नहीं करना चाहते, यानी हम उसको कंट्रोल को अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो क्या करना पड़ेगा, आप बोरोड फंड की तरफ इशू कर लो। और लगता है शेयर होल्डर्स को नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं नहीं हम लोग कंट्रोल शेयर कर सकते हैं, डिलीबिट कर सकते हैं, तो क्या कर लोगे आप ऑनर्स फंड इशू कर सकते हो। यानी कि इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू द रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, देन डेब्ट शुड बी प्रीफर टू द रेज फर्दर फाइनेंस, है ना। हाउएवर इफ दे डू नॉट माइंड लॉस ऑफ कंट्रोल, द कंपनी मे गो फॉर इक्विटी, है ना। यानी कि अगर वो किसी के साथ शेयर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल जो है उनका शेयर कर सकते हैं, तो क्या कर लेना चाहिए हमें, तब तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें इक्विटी शेयर्स इशू कर देनी चाहिए। पर अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं यार हम लोग अपने हाथ में ही कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो डेब्ट इशू कर लेना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? ओके, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसको अपन कहते हैं कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, है ना। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट द क्या हुआ, द कंडीशन इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो हेल्प द मेकिंग चॉइस फॉर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। देखो दो पीरियड होते हैं, एक तो बूम पीरियड होता है और एक डिप्रेशन पीरियड होता है, ठीक है। बूम पीरियड जो होता है ना, वो क्या होता है, देखो एक्चुअली स्टॉक मार्केट रेजिंग पार्ट पे होता है ना। यानी कि स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो बहुत बूम पीरियड पे मतलब इजीली हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। और डिप्रेशन पीरियड में क्या हो जाता है कि शेयर्स का यूज़ कम, मतलब मार्केट शेयर की वैल्यू कम बढ़ती है। तो अगर अपने को ऐसा लगता है कि हम बूम पीरियड पर चल रहे हैं, तो व्हेन स्टॉक मार्केट इज रेजिंग इट्स ईजियर टू रेज द फंड्स थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर। मतलब जब बूम पीरियड चल रहा है तब तो क्या होगा, आप शेयर्स इशू कर दो, शेयर्स इशू कर दो, आराम से आपको पैसा मिल जाएगा। बट अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, लाइक जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो क्या हो रहा है, कोई लोग शेयर्स परचेज करना चाहेंगे क्या, नहीं, लोग क्या करना चाहते हैं, रिस्क लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि शेयर में कंपैरेटिव रिस्क क्या होती है, ज़्यादा होती है, कि शेयर्स की यूँ ऐसे बोरोड फंड की रिस्क ज़्यादा होती है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। बट अगर अपन फ्लोटेशन कॉस्ट और उस पॉइंट पे देखें तो हमारे इक्विटी शेयर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, चीप, है ना। तो यानी हमारी की बात करें, यानी डिप्रेशन पीरियड में क्या होगा, आज इजीली डेब्ट से पैसा यूज़ कर सकते हो, है ना, रेज कर सकते हो, डेब्ट से पैसा रेज कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा अगर और कोई पॉइंट्स देखें तो हम लोग देख सकते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि अगर मान लो अपन एक बात करें कि फ्लोटेशन कॉस्ट लाइक जैसे अंडरराइटर्स कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, है ना, लिस्टिंग चार्जेस, ये सारे चार्जेस जो होते हैं ये फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं। तो अगर फ्लोटेशन चार्जेस ज़्यादा हैं तो हमें किसके लिए प्रीफर हो जाना चाहिए, बोरोड फंड के लिए। और अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो हमें किसके लिए चले जाना चाहिए, ऑनर्स फंड के लिए। क्लियर स्टूडेंट, है ना। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने जो फैक्टर डिस्कस किए बेटा, ये हमने किसके किए, फाइनेंसिंग। नेक्स्ट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन।
डिविडेंड refers to that part of profit which is distributed amongst its shareholder. Dividend decision involve deciding the amount of profit to be distributed among the shareholder and amount of profit to be retained in the business to meet the investment requirement. मतलब कितना अमाउंट हम लोग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कितना अमाउंट हम लोग रिटेन कर लें. इट्स कॉल्ड कौन सा डिसीजन हमें बताता है ये? डिविडेंड डिसीजन. मतलब हम अगर रिटेन करेंगे तो किसके लिए करेंगे? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हम फ्यूचर में किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकें. और अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. कि एक्चुअली अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर्स को इनकम कहां से जनरेट होगी? शेयर होल्डर आज जो हमारे पास हमारी फर्म में या हमारी कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? डिविडेंड के लिए कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? वो डिविडेंड के लिए कर रहे हैं, है ना. अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या नहीं. और दूसरी पॉइंट बात आती है कि अगर हमें री इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें पास क्या होनी चाहिए? रिटेन अर्निंग होना जरूरी है. तो ये जो डिविडेंड डिसाइड करता है ना, ये कौन सा डिसीजन डिसाइड करता है? डिविडेंड डिसीजन डिसाइड करता है ना. तो जस्ट अपन इसको एक फैक्टर्स के थ्रू अपन समझते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ अर्निंग, है ना. डिविडेंड आर द पेड आउट of current and previous year earning. So more earning will ensure greater dividend, whereas less earning will lead to the declaration of low rate of dividend. अगर अर्निंग ज़्यादा होगी कंपनी के पास तो क्या होगा? हाई रेट से डिविडेंड दे देंगे. अगर अर्निंग कम है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? डिविडेंड की रेट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सेकंड आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जिसको डिपेंडेबिलिटी इन अर्निंग भी कहते हैं. अगर कंपनी विथ स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग कैन एफर्ट्स द डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड. मतलब कंपनी को लगता है कि हमारे पास रेगुलर इनकम है, हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, कि यार ये इनकम यहाँ से जनरेट हो जाएगी, ये इनकम यहाँ से जनरेट हो जाएगी, तो इट मीन्स क्या कर सकते हैं? कंपनी हाई रेट से डिविडेंड दे सकती है. बट अगर कंपनी के पास स्टेबिलिटी ऑफ इनकम नहीं है तो वो क्या करेगी? लो रेट से डिविडेंड देगी. क्लियर. थर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, है ना. एक्चुअली बैलेंसिंग डिविडेंड भी कहते हैं इसको हम लोग. सम कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल एंड स्टडी इनकम dividend as it satisfy the shareholder and help in the building company's reputation. एक्चुअली एक बात बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट. आज अगर मान लो किसी कंपनी के पास प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो कंपनी क्या करेगी? हाई रेट से डिविडेंड दे सकती है. और अगर किसी ईयर कंपनी के पास प्रॉफिट कम हुए तो कंपनी क्या करेगी? लो रेट से डिविडेंड दे देगी. ये बात तो क्लियर है हमें, है ना. बट अगर आज जिस ईयर में हाई रेट से डिविडेंड है, मतलब प्रॉफिट है हमारे पास और हाई रेट से डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? उस ईयर तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी की रेपुटेशन इतनी इंक्रीज कर देंगे जिसकी हद नहीं. इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं. लाइक अगर आपके पापा आपको कहते हैं पर डे हम आपको 100 रुपये एक्सपेंस करने के लिए देंगे, है ना. यानी कि 1 ईयर तक आपके पापा आपको कहते हैं कि यार बेटा आप ये 100 रुपीज़ पर डे मुझसे ले लेना और आपको जहाँ खर्च करने करो, आपकी इच्छा है आप सेव करो, आपकी इच्छा है खर्च करो. आपको क्या लगेगा? दुनिया के सबसे अच्छे पापा किसके हैं? हमारे पापा अच्छे हैं. नेक्स्ट ईयर क्या होता है? पापा कहते हैं बेटा अब मेरे पास इनकम सोर्स कम हो गया, या इस बार लॉसेज हो गए, या इस टाइम मैं एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए है ना मेरे पास एक सफिशिएंट इनकम नहीं है, तो एक काम करो तुम लोग इस बार पर मंथ मुझे 100 रुपये ले लो. अब देखो एक तरफ क्या हुआ? पूरे साल पूरे दिन रोज आपको 100 रुपये मिल रहे थे, 100 रुपीज़ पर डे खर्च करने के लिए मिल रहे थे. यहाँ क्या हो रहा है? मंथली 100 रुपीज़ खर्च करने के लिए मिल रहे हैं. क्या होगा? अब आपके दुनिया के सबसे गंदे पापा किसके हुए? आपके हुए. सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे, यानी आपने उसकी कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज कर दी, क्योंकि कंपनी ने क्या करा? हायर रेट से डिविडेंड दे दिया आपको 30% 40%. तो आपने कहा यार हमारी कंपनी तो अच्छी है. आपने क्या एक्सपेक्ट किया होगा इस साल? कि हमें इस साल भी हायर रेट से डिविडेंड मिलेंगे. बट इस साल कंपनी की पोजीशन उस कंडीशन में नहीं है, उस पोजीशन इतनी नहीं है कि वो हायर रेट से डिविडेंड पे कर सके. तो आप क्या कहोगे? कंपनी दुनिया की सबसे खराब कंपनी है, यानी कंपनी के रेपुटेशन पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. इसीलिए कंपनी को क्या करना चाहिए? अपनी बैलेंसिंग डिविडेंड लेकर चलना चाहिए. यानी बैलेंसिंग मतलब अगर कंपनी के पास मान लो डिविडेंड 30% पे करने के लिए फिर भी वो 15% 18% अगर पे कर दे तो क्या हो जाएगा? 15% 12% बचा लेगी. तो नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट कम होंगे तो भी पिछले साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से वो डिविडेंड दे पाएगी. क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? ओके, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मतलब कंपनीज विथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रीफर टू retain more money out of their earning to finance the required investment.
मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मार्केट में है कि अगर आज अपन अर्निंग को रिटेन करके अगर उसको इन्वेस्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, रिटेन कर लोगे। बट अगर कोई कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, है ना, तो क्या करोगे आप लोग, डिविडेंड ज़्यादा रेट से दे दोगे, हाई रेट से। मान लो अगर लगता है फ्यूचर में अगर इस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हमें रिटर्न मिल सकता है, तो रिटर्न मिल सकता है तो आप क्या करोगे, उसको रिटेन कर लो। तो शेयर होल्डर्स को समझा सकते हो कि एजीएम में कि इस बार हमारे पास इनकम तो है बट हम आपको कम रेट से इनकम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पड़ी कि अगर इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो फ्यूचर प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, तो फ्यूचर में आपको हायर रेट से डिविडेंड मिल सकता है। तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स मान जाएंगे, है ना। बट अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो क्या कर लेगी कंपनी, कंपनी फिर कहेगी यार ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो किसको बांट दो, शेयर होल्डर्स को। एटलीस्ट कंपनी की गुडविल तो इंक्रीज करेंगे कि यार डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छी रेट से दे रही है। क्लियर है ना। तो ये हमारे सब क्या थे फैक्टर्स, पर अदर फैक्टर्स भी हैं, तो अदर फैक्टर्स में हम देखें तो क्या होता है, कैश फ्लो पोजीशन, यानी देखो आज डिविडेंड पे करते हैं तो क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। अ कंपनी में बी प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट इन कैश। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो होते हैं बट नॉन कैश प्रॉफिट होते हैं, कैश प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। तो अगर इन केस ऑफ सरप्लस कैश तो कंपनी क्या कर सकती है, मोर डिविडेंड पे कर सकती है, और इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनी डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड, है ना। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो है तब तो क्या कर सकते हैं, हायर रेट से डिविडेंड पे कर दो। अगर कंपनी के पास कैश का शॉर्टेज है तो कंपनी क्या कर देगी, लोअर रेट से डिविडेंड दे देगी। फिर आता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, यानी शेयर होल्डर चॉइस जिसको कहते हैं। देखो शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी का डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। प्रपोज्ड जो करता है वो डायरेक्टर्स करते हैं, बट एक्चुअली जो है ना डिसाइड जो करता है वो कौन करता है, शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं, है ना। तो शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं, यानी शेयर होल्डर्स कहाँ डिसाइड करते हैं, एजीएम में करते हैं। तब शेयर होल्डर भी दो तरीके के होते हैं, है ना। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, एक तो ओल्ड एज और एक यंग एज, है ना। अगर ओल्ड एज होंगे तो क्या कहेंगे, भैया ये एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल जाए बहुत है, ज़िंदगी हो गई कमाते कमाते। पर यंग एज वाले क्या चाहेंगे कि नहीं यार हमें कम रेट से डिविडेंड मिले और ये क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होगा तो क्या करेंगे बेटा, कि हमें प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज होंगे, है ना। द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स यूजली कैप्ट इन द माइंड वाइल डिक्लेयर डिविडेंड। इफ शेयर होल्डर्स प्रीफर टू गेट least a certain amount as dividend then the companies are likely to declare the same, है ना। यानी कि एग्जांपल मैंने अभी जैसे दिया, क्या कहा, रिटायर्ड एंड ओल्ड एंड पुअर शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट द रेगुलर एंड स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, हाउएवर इन केस ऑफ रिच शेयर होल्डर्स कंपनी में डिक्लेयर लो डिविडेंड। एज सच द शेयर होल्डर्स प्रीफर कैपिटल गेन बाय री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। मतलब अगर वो यंग एज वाले होंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट चाहेंगे, यानी उस केस में हमें रिटेन अर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। Next is taxation policy. In present taxation policy, dividend income is tax free income in hand of shareholders. हमेशा ध्यान रखना कि शेयर होल्डर के हाथ में बेटा जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है ना। सो दे प्रीफर हायर डिविडेंड। तो शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे हायर रेट से डिविडेंड मिले, क्योंकि उसको तो टैक्स लग नहीं रहा है। हाउएवर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेव्ड ऑन द कंपनीज। कंपनीज के ऊपर क्या लगता है बेटा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको अपन कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से भी जानते हैं ना। तो यानी अगर अपन बात लो, अगर ये इन केस ऑफ हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट है तो कंपनी प्रीफर द लोअर डिविडेंड, है ना। और अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी क्या करेगी, हायर रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोशिश करेगी, है ना। यानी ध्यान रखना अगर डिविडेंड में टैक्सेशन पॉलिसी भी ज़्यादा मैटर करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन, है ना। अब स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम लोग हायर रेट से डिविडेंड पे करेंगे तो इट्स ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मतलब अगर कंपनी हायर रेट से डिविडेंड पे करती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, है ना। क्योंकि कि शेयर होल्डर क्या कहेंगे, अरे यार कंपनी तो हमारी कंपनी तो हायर रेट से डिविडेंड दे रही है, यानी कंपनी की रेपुटेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंपनी की जब मार्केट में रेपुटेशन इंक्रीज होगी तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर लो रेट से डिविडेंड देते हैं तो कंपनी में क्या होता है कि हमारी मार्केट में उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी शेयर की, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे कि यार कंपनी तो लो रेट से डिविडेंड देती है तो डिमांड कंपनी की कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगी, है ना। इसलिए क्या करते हैं कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी के मैनेजमेंट शुड कंसिडर इफेक्ट द प्राइस ऑन इक्विटी शेयर व्हाइल डिटरमाइन द रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर, समझ में आई बात।
नेक्स्ट इज एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अब देखो कैपिटल मार्केट में अगर हम लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि इफ कंपनी हैज़ easy access to the capital market either because in financial strong or large in size, है ना, they may depend less on retained earning to finance their growth and follow the regular dividend policy। मतलब अगर मार्केट में कंपनी इजीली अपना फंड्स जनरेट कर सकती है, कैपिटल मार्केट से पैसा ला सकती है, तब तो क्या कर लेगी कंपनी, लो रेट से हाई रेट से डिविडेंड दे दे। पर अगर कंपनी को लगता है कि नहीं यार उनकी जो एक्सेस है वो लिमिटेड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट इज लाइकली टू डिक्लेयर द लो डिविडेंड रेट, कि अगर उनको लगता है हम इजीली मार्केट से पैसा नहीं ला सकते तो क्या करेंगे, लो रेट से डिविडेंड देंगे। क्लियर। लास्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट यानी कंपनीज एक्ट में भी क्लियर कर रखा है, यानी कि एवरी कंपनी हैज टू द कॉम्प्लाई विथ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। सच प्रोविजन मस्ट बी अहेड टू द वाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। मतलब कंपनी के प्रोविजंस को भी हमें फॉलो करना पड़ता है कि कंपनी किस तरीके, क्या लीगल कॉन्स्टेंट उनके लिखे हुए क्या रीजंस हैं, उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। और कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कई बार क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, सॉरी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स या जो बोरोवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कंपनी के साथ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जब तक आप हमें हमारे लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते तब तक आप हाई रेट से डिविडेंड नहीं दोगे। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, वो इसलिए कहते हैं कि अगर कंपनी हाई रेट से डिविडेंड देगी तो कंपनी हमारे इंटरेस्ट का पेमेंट तो रेगुलर कर रही है, पर उसका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन कैसे करेगी, उसको रीपेमेंट कैसे करेगी, तो रीपेमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी व्हेन अ कंपनी बोरो लोन then the lender may put certain restrictions on the companies on the payment of dividend in future. The company are required to ensure that the payment of dividend does not violate the terms and condition of the lender। यानी कि जब कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल बन जाता है तब कंपनी क्या करती है कि हायर रेट से डिविडेंड तब तक पे नहीं करती जब तक उनका लोन का रीपेमेंट ना हो जाए, है ना। तो ये हमने क्या करा स्टूडेंट्स, तीनों टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया, यानी फाइनेंशियल डिसीजन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, और तीनों को हमने बहुत डिटेल में जाके डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई डाउट लगता है तो मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।